बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को समझा, देखा और पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि जब पावर ऑफ परचेज और विल टू परचेज दोनों मिल जाएं तो डिमांड बन जाती है, ठीक है। और फिर ये भी बताया था कि डिमांड जो है वो उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसमें उसकी अपनी कीमत, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी होती है, इनकम भी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी, ठीक है। सो डिमांड का बेसिकली कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मार्केट सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सप्लाई इन आउटपुट मार्केट किस तरह से। अब देखिए आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, जिसमें जो पहला कॉलम है उसमें प्राइसेस और दूसरे में क्वांटिटी गिवन। सो सादा सी बात आप इस तरह से समझ लें कि अब आपने ये सारी बातें समझने के लिए आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, प्रोड्यूसर उस चीज़ को ज़्यादा सप्लाई करेगा ताकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, ठीक है। सो प्राइसेस बढ़ने के साथ जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड कम होती है, ठीक है, और जो प्राइसेस बढ़ने से जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइसेस ज़्यादा होती चली जाएंगी वैसे वैसे सप्लाई ज़्यादा होती चली जाएगी। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कभी भी सप्लाई और स्टॉक को कंफ्यूज ना कीजिएगा, ठीक है। सप्लाई वो चीज़ होती है जो प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिकने के लिए आ जाए किसी खास कीमत पर, ओके, तो उसे हम सप्लाई बोलते हैं। जबकि स्टॉक जो है, स्टॉक की चीज़ प्रोड्यूस करके आपने बेचने के लिए मार्केट में अभी नहीं भेजी, स्टॉक कर लिया अपने पास, ठीक है। तो स्टॉक और सप्लाई को कंफ्यूज आपने नहीं करना, ठीक है। सो याद रखिएगा जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है प्राइसेस पर, ठीक है। सो आपके सामने एक शेड्यूल बना हुआ है, उसको अगर गौर से देखें तो जैसे जैसे जो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जैसे प्राइस $2 थी तो क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और आपने देखें कि जब प्राइस जो है 1.75 तो 10, जब 2.25 तो आपने देखा कि 20, ओके। जब ये 3 हो गई तो ये और इंक्रीज़ होकर सप्लाई 30 हो गई। जब ये $4 पर बशल हो गई तो ये 45, और इसी तरह से 5 पे 45। सो आपने देखा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है सप्लाई ज़्यादा होती चली जा रही है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। There exists negative relationship between price and quantity demand, and there exists positive relationship between price and quantity supply, right? So जैसे जैसे prices ज़्यादा होंगी प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करते चले जाएंगे, right? Now a supply schedule is a table showing how much of a product firm will supply at different prices. So price schedule आपको ये बताता है कि मुख्तलिफ कीमतों पर आप कितनी चीज़ जो है प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हो, okay? Now quantity supply represent the number of units of the products that a firm would willing and able to offer for sales at a particular price during a given time period. एक खास वक्त में एक खास कीमत पर एक फर्म कितनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई के लिए पेश कर सकती है, ये क्वांटिटी सप्लाइड होता है। और सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ये रिलेशनशिप आपको बताता है। ये एक ऐसा टेबल होता है जो आपको ये बताता है मुख्तलिफ कीमतों पर फर्म कितनी सप्लाई करना चाहेगी, ठीक है। सो सप्लाई इन आउटपुट मार्केट, आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई ये रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को। सो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, राइट। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, और शर्त क्या है, प्लस अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, राइट। सो अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें, दूसरी चीज़ें ना बदलें, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, इफ़ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, क्वांटिटी सप्लाई हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ओके। नाउ look, the law of supply states that there is a positive relationship between price and quantity of a good supplied.
Okay, now this means that supply curve typically have a positive slope. इसकी स्लोप कौन सी होती है? पॉजिटिव स्लोप होती है, ठीक है। और डिमांड कर्व की स्लोप कौन सी होती थी? नेगेटिव स्लोप होती है। उसकी वजह क्या थी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है कंज्यूमर डिमांड को कम करता चला जाता है, इसलिए वो स्लोप नेगेटिव थी कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव था, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव थी। और इसके यहाँ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का positive relationship है, positive, there exists positive relationship between price and quantity supply, hence the slope of the supply curve is a typical positive slope. Okay, now determinants of supply, जैसे डिमांड को बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं, इसी सप्लाई को भी बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं। डिमांड को आपको याद होगा कि एक तो उसकी अपनी प्राइस डिटरमिन करती है, दूसरी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तीसरा इनकम, फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फिर टेस्ट, फैशन, वेदर, ये सारी चीज़ डिटरमिन करती हैं डिमांड को। सप्लाई को क्या डिटरमिन करता है? नंबर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इट्स ओन प्राइस। सो क्वांटिटी सप्लाई को का पहला डिटरमिनेंट क्या है? इट्स ओन प्राइस, प्राइस ऑफ गुड और सर्विस। इफ अ फर्म इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, राइट, तो फिर हम प्राइस ऑफ सर्विस कहेंगे, और अगर जो है वो हम गुड की बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ गुड की कहेंगे, राइट। फिर ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, right, so this is another important thing, cost of producing good, which in turn depends on, अब cost of producing goods, अब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है आपने, ठीक है, तो आप देखें आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको लैंड चाहिए, ठीक है। लेबर को आप वेज दे देंगे, कैपिटल को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, लैंड को आप रेंट दे देंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट फॉर इनपुट होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, सो लेबर की प्राइस क्या है? वेज, कैपिटल की रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लैंड की क्या है? रेंट, राइट। सो इट मीन्स के quantity supply depends upon number one price, number two wages, number three rate of interest, number four land, right। so हम कह सकते हैं कि quantity supply के ये determinants हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजीज, सो वो टेक्नोलॉजी जो चीज़ को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती हैं वो भी डिटरमिन करती हैं सप्लाई को। अब देखें ना, अगर जैसे कि एक ज़माना पहले जो है वो बैल के ज़रिए से ज़मीन को प्लो किया जाता था, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी जो है वो जो है उसने तरक्की की और ट्रैक्टर आ गए, ठीक है, और जब हाथों से काटा जाता अब थ्रेशर आ गए, ठीक है। सो अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने से सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है। सो जितनी ज़मीन जो है एक ख़ास अरसा वक्त के अंदर प्लो करके आपने उसके ऊपर गंदम लगानी हो या कोई भी फसल लगानी हो, वो ट्रैक्टर से कम अरसे वक्त में ज़्यादा ज़मीन प्लो कर देता है, तो ज़्यादा आउटपुट होगी। इट मीन कि टेक्नोलॉजी जो है वो भी सप्लाई को डिटरमिन करती है, ठीक है। और फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी आपकी जो है वो डिटरमिन करती है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है, वन प्राइस, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, or we can say what is the cost of production? Labor, capital and land, right, and then technology and especially the price of raw material as well। so किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, ठीक है, उनकी प्राइसेस भी डिटरमिन करती हैं। सो हम कह सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह पे हम वेज, रेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक्नोलॉजीज एंड यू नो प्राइस ऑफ इनपुट, यू नो रॉ मटेरियल एज वेल। सो ये बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं आपकी सप्लाई को। ओके, सो होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। नाउ चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सो go back and try to understand this। देखिए हमने आपको बताया था कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये दो चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक है। वेल देखिए, और इसको समझाने के लिए हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वो जो है वो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व भी आप बताया था, ठीक है। अगर तो सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो जाए तो हम कहते थे चेंज इन डिमांड। ओके, ऐसे ही। वेल अगेन दिस स्लाइड, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। सो जैसे कि हमने आपको डिमांड का कंसेप्ट बताते हुए ये बताया था कि किस तरह से चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है, राइट। इसी तरह से चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी हम आपको बताएंगे। देखिए आप ज़रा गौर से देखिएगा, लुक एट दिस डायग्राम। आपको आसानी सामने नज़र आ रहा है कि अगर प्राइस जो है P नॉट हो तो जो क्वांटिटी है Q नॉट A है,
ओके। सो ये हमने कैसे हासिल किया, ये सप्लाई कर्व जो एस ए इज द सप्लाई कर्व, राइट, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड एक कर्व है। तो हमने देखा कि प्राइस जब पी नॉट है तो क्वांटिटी क्यू नॉट ए है। जैसे ही प्राइस बढ़ी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्वांटिटी सप्लाई को क्या करना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। सो आपने देखा कि प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़कर क्यू नॉट से क्यू वन हो गई, ठीक है। अब अ चेंज इन सप्लाई इज नॉट द सेम एज द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ओके। वो कैसे बोला, in this example a higher price causes a higher quantity supplied and moves along the demand curve, right? So movement along the demand curve, right? So ये अगर if you're moving along the demand curve, so ये क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। इसको अच्छी तरह से समझ लें। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट। और जो है जैसे कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती है, राइट। सो आपने प्राइस की वजह से अगर आप मूव कर रहे हैं डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व के ऊपर तो वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कराएगी। तो इन दिस केस आपने देखा कि प्राइस पी नॉट से पी वन हुई और क्वांटिटी क्यू नॉट से क्यू वन हुई, तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। सो हायर क्वांटिटी सप्लाइड। सो क्वांटिटी सप्लाइड में कब चेंज आती है, जब मूवमेंट अलोंग द डिमांड और सप्लाई का है, ठीक है। वेल आपको मेरी बात समझ आ रही है? वेल आप देखें, लुक एट दिस, फ्रॉम दिस एरो इज शोइंग in this example change in determinants of the changes in the determinants of supply other than price causes an increase in supply or a shift of the entire supply curve from SA1 to SB, right। so आपने देखिए कि अगर प्राइस की वजह से चेंज आए तो along the supply curve आप मूव करेंगे और चेंज क्वांटिटी सप्लाइड होगा। और अगर अदर देन प्राइस किसी भी वजह से, चाहे वो लेबर की वेज बढ़ गई है या रेंट बढ़ गया है या रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है, इस वजह से अगर सप्लाई में चेंज आए तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन सप्लाई। सो वो उस सूरत में जो है वो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व नहीं होगा बल्कि शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व, राइट। सो दिस इज हाउ इट। सो एस ए से एस बी सप्लाई कर्व बन गया। ये किस वजह से हुआ, ये अदर देन प्राइस, कोई और फैक्टर था जिसकी वजह से ये चेंज आई, ओके। लुक एट दिस, व्हेन सप्लाई शिफ्ट टू द राइट सप्लाई इंक्रीजेस, दिस causes quantity supply to be greater than it was prior to the shift for each and every price level, right। देखिए आप ये देखें कि P नॉट था तो जब SA1 सप्लाई कर्व था तो क्यू नॉट ए आप जो है वो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड थी। अब कितना हो गया, पी नॉट ही है लेकिन क्यू नॉट बी हो गया, ठीक है जी। ये क्यों, क्योंकि आप दूसरी सप्लाई कर्व एस बी जो किसी भी अदर रीज़न अदर देन प्राइस की वजह से जो आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हुई है, मे बी वेजेस कम हो गई हो सप्लाई बढ़ गई हो, मे बी रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई हो तो सप्लाई बढ़ गई हो, ओके, मे बी जो है वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई हो तो सप्लाई बढ़ गई हो। तो अब देखें इसमें सप्लाई के चेंज का जो फैक्टर है वो प्राइस नहीं है, कोई और चीज़ है। तो आपने देखा सप्लाई का आपकी किस तरफ शिफ्ट हुई, राइट साइड पे, ठीक है। अब और अगर जैसे P1 थी तो जब पहले एस ए था तो क्वांटिटी Q1A आप क्वांटिटी सप्लाइड थी, अब Q1B हो गया, ठीक है। तो देखा आपने उसी प्राइस पर जो है आपकी सप्लाई पहले से ज़्यादा हो गई, ठीक है। ओके, नाउ चेंज इन सप्लाई वर्सेस अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सो अब आप इसको कंपैरिजन करेंगे आपके सामने तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। समराइज हम कर सकते हैं कि चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। सो अगर प्राइस की जो प्राइस जो है किसी गुड की प्राइस में तब्दीली की वजह से जो है वो चेंज आए, ठीक है। सो चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज लीड्स टू क्या होता है उससे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई क्या कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का, राइट। सो याद रखिएगा कि अगर प्राइस में चेंज आए, ठीक है, तो प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसमें चेंज आएगी। इट मीन कि आप उसी सप्लाई कर्व के
ऊपर मूव कर रहे होंगे। ओके, लुक एट दिस, हियर वी गो। अब देखें कि आप जो हैं वो जब प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। आपको येलो एरो से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जब इसमें इस डायग्राम में देखें कि एस ए जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी गिवन है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस गिवन है, राइट। सो अब प्राइस जो है P1 से P0 हुई तो क्वांटिटी Q1A से कम होकर Q0A हो गई, ठीक है। तो ये आपने देखा, आप मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व था, और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व जब होता है तो चेंज क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होती है। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होती है, कि जब प्राइसेस में चेंज आए, ठीक है। फिर अगेन आप जरा इसे इस तरह से देखें कि there is number of determinants of supply, isn't it? So पहला determinant supply का है price, दूसरा है cost of production, तीसरा है prices of raw material, चौथा है technology, right? So अगर quantity supply में change, अगर आपकी prices में change की वजह से supply में change आई है तो हम क्या बोलेंगे, change in quantity supplied। तो आप चूँकि prices की वजह से हुई है लिहाजा you will move along the supply curve। Okay, now look at this case। अगर change in cost, input prices, technologies or prices related goods and services leads to change in supply, अगर क्या हो, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो इनपुट की प्राइसेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल हो, चाहे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज आए तो अगर उसमें तो हम कहेंगे कि सप्लाई में चेंज आई है, सप्लाई में चेंज आई है, ठीक है। अब सप्लाई का शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट क्या मतलब कि आप पहले एक जगह पे आपका सप्लाई का वो शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ आप राइट साइड पे जाएंगे तो इंक्रीज और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो डिक्रीज, राइट। सो लुक एट दिस, हियर वी गो, दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट। आप देखें कि आप SA1 सप्लाई का पहले था, ठीक है जी, अब SB हो गया, ठीक है। SA पहले था, अब SB हो गया। तो अब P0 की प्राइस को देखें तो P0 जब प्राइस थी तो SA1 से हमें Q0A जो है वो क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, ठीक है। अब देखें जब ये शिफ्ट होके आपके SB बन गया, ठीक है जी, उसी प्राइस के ऊपर अब आपको कितनी सप्लाई मिल रही है, Q0B, राइट। सो ये आपकी चेंज इन सप्लाई है, ठीक है। जब सप्लाई का शिफ्ट होगा तो आप चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। जब आप अलोंग द डिमांड का सप्लाई का मूव कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो आप इसी तरह से दूसरा देखेंगे, जब प्राइस बढ़कर P1 हो गई है तो अगर सप्लाई पहले वाली यानी कि SA सप्लाई कर्व था तो आप Q1A क्वांटिटी सप्लाई थी आपकी, राइट। सो जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, SB हो गया, तो उसी प्राइस के ऊपर, एग्जैक्टली उसी प्राइस के ऊपर P1 के ऊपर आपको Q1B आपकी सप्लाई हो गई है, यानी कि आपकी सप्लाई Q1A से बढ़कर Q1B हो गई, ठीक है। तो ये जो है चेंज, ये हम कहेंगे कि चेंज इन सप्लाई। ये कब होती है, जब प्राइस के अलावा कोई भी डिटर्मिनेंट्स जो है वो चेंज हो तो उसकी वजह से जो है वो शिफ्ट जो है वो सप्लाई कर्व में होता है। वेल, दो चीज़ें आपको बताई, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई अलोंग द सप्लाई कर्व होता है, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज जो है वो प्राइसेस की वजह से होता है और वो अलोंग द सप्लाई कर्व होता है। और सेकेंडली आई टोल्ड यू कि जी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जो है वो अदर देन प्राइस, जितने भी फैक्ट डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें चेंज की वजह से होता है, उस वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो अदर देन प्राइस अगर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रही हो तो हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ड्यू टू प्राइस आ रही है तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और वी विल मूव अलोंग द सप्लाई कर्व। Okay, now from individual supply curve to market supply curve। अब देखिए ना, अगर आप अज्यूम कर लें, बॉल पॉइंट अज्यूम कर लें, राइट, एक प्रोडक्ट, उसको बहुत सारी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, उसको बहुत सारी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब क्या है कि जी हर फर्म जो है वो मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। तो इंडिविजुअली अगर फर्ज करें 4 फर्म्स हैं वो सप्लाई कर रही हैं, अगर एक फर्म
किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर 10 बॉल पॉइंट्स, दूसरी 20, तीसरी 30, चौथी 40 कर रही है, तो जो मार्केट सप्लाई होगी वो हम उन सारी फर्म्स की सप्लाई का सम ले लेंगे, ठीक है। सो 10 + 20 + 30 + 40, राइट। तो पहली फर्म की सप्लाई 10 थी, प्लस दूसरी फर्म की 20 थी, दैट इज 30, तीसरी फर्म की 30, दैट विल बिकम 60, और चौथी फर्म की कितनी थी, 40, दैट विल बिकम 100। सो मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो गई, 100 हो गई। आपको मेरी बात समझ आई है? जब प्राइस 1 थी तो मार्केट सप्लाई जो है वो 100 थी, अब प्राइस गई बढ़, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ी, प्राइस फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट की 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हो गई, तो अब जो फर्म 1 है वो क्या करेगी, वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल वो 10 से 20 कर देती है। जो फर्म दूसरी फर्म थी वो 20 से फॉर एग्जांपल 40 कर देती है। जो तीसरी जो 30 से 60 कर देती है। जो चौथी है वो 40 से 80 कर लेती है, ठीक है जी। तो आप इनका सम निकाल लें, ठीक है। तो ये 200 हो गया। इट मीन्स कि प्राइस के 1 से 2 होने से मार्केट सप्लाई 100 से 200 हो गई, ओके। सो हम ये मार्केट सप्लाई कैसे निकालते हैं, हम सम निकाल लेते हैं तमाम इंडिविजुअल फर्म्स की सप्लाई का। सो द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विसेज कैन बी डिफाइंड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और फॉर ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट मेक अप अ मार्केट और एन इंडस्ट्री। सो ग्रुप ऑफ फर्म्स जो है वो एक मार्केट या इंडस्ट्री बनाती हैं। तो मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स and services supplied per period by all the firms selling in the market for the good or services, right? So एक ही तरह की बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज जो फर्म बना रही हैं उन सारों का सम ले लेंगे, इंडिविजुअल फर्म्स का सम ले लेंगे, तो वो मार्केट सप्लाई बन जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। नाउ here we go, look at this slide. So market supply इसमें देखें, as with market demand, market supply, right, is the horizontal summation of the individual firm supply का। जिस तरह से आपको याद होगा कि मार्केट डिमांड का तमाम इंडिविजुअल्स जो मौजूद हैं जो ख़रीद रहे हैं, ठीक है, उनकी डिमांड का अगर हम सम निकाल लें तो मार्केट डिमांड बन जाता है। इस तरह से तमाम प्रोड्यूसर जो मार्केट के अंदर चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं उन सारों की सप्लाई का सम निकाल रहे हैं तो वो मार्केट सप्लाई कहलाएगा, ठीक है जी। तो अब इसमें देखें कि आपको 4 जो है वो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। सो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो आपकी डायग्राम है वो फर्म ए सप्लाई है, ठीक है, और जो दूसरी है वो बी, और तीसरी सी, और एक्सट्रीम राइट के ऊपर आपकी मार्केट सप्लाई है, ओके। सो अब देखिएगा, जब प्राइस 1.75 थी तो फर्म ए जो है वो क्वांटिटी दे रही थी 5000, ओके। नाउ अब 1.75 ही प्राइस पर बी जो है वो 10,000 दे रही थी। अब देखिए ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि ये दूसरी फर्म क्यों सप्लाई ज़्यादा दे रही है, ठीक है, इसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। तीसरी जो है वो भी 10,000 ही सप्लाई दे रही है, ठीक है। अब और जब मार्केट की तरफ हम देखेंगे तो 1.75 यानी कि एक्सट्रीम राइट पर हमारी 25,000 जो है वो सप्लाई है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, 1.75 पे पहली फर्म 5,000 दे रही थी, दूसरी फर्म 10,000 दे रही थी, तीसरी भी 10 दे रही थी, ठीक है। जो 3 फर्म्स हैं तो इनके इंडिविजुअल सप्लाईज, एक की 5,000, दूसरे की 10,000, तीसरे की फिर 10,000, राइट। तो इनका सम ले लें, कितना बना, 10 + 10 + 5 इज 25,000। तो देखा 1.75 के ऊपर जो मार्केट सप्लाई है वो है 25,000। अब ये क्या वजह है कि एक फर्म 5,000 सप्लाई दे रही है और दूसरी फर्म 10,000 दे रही है। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक कैपेसिटी की भी बात हो सकती है कि फर्म्स की कैपेसिटी की भी बात हो सकती है कि एक छोटी फर्म हो दूसरी बड़ी हो, ये भी हो सकती है। और ये भी हो सकती है कि वो फर्म जो है उसको टेक्नोलॉजिकल जो है वो बेहतर हो, ठीक है, वो बेहतर तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो जो है वो फॉर एग्जांपल अगर बॉल पॉइंट्स की हम एग्जांपल दे रहे थे उसकी जगह पे गंदम की दे लें तो वो जो ज़मीन है जिस पर वो गंदम उग रही है वो ज़्यादा फर्टाइल है तो वो उसी प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करने को तैयार है। एनीवे सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो आपने देखा कि व्हेन प्राइस इज़ $1.75 तो फर्म ए 5,000 सप्लाई दे रही थी, फर्म बी 10,000, फर्म सी अगेन 10,000, तो सम बन गया 25,000। सो व्हेन प्राइस इज 1.75 द market supply is 25,000, right? You can see it, on the final or the extreme right hand side, diagram of on your slide, okay? Now अब प्राइस इंक्रीज हो गई। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताएगा, जब प्राइस इंक्रीज हुई है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई से मालूम पड़ा, राइट। नाउ देखें प्राइस 1.75 से इंक्रीज होकर 3 हो गई। सो व्हाट ए फर्म ने क्या किया, ए फर्म ने सप्लाई बढ़ाकर 10,000 कर दी, ठीक है।
नाउ बी फर्म ने 10,000 से सप्लाई बढ़ाकर 30,000 कर दी। सी फर्म ने जो है वो बढ़ा कर अपनी सप्लाई जो है वो 25,000 कर दी। इट मीन कि फर्म ए ने 5,000 से 10,000 कर दिया, फर्म बी ने 10,000 से 30,000 कर दिया, फर्म सी ने 10,000 से 25,000 कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि प्राइस 1.75 से 3 होने की वजह से राइट, सो फर्म ए ने 5,000 की सप्लाई ज़्यादा कर दी, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा कर दी, फर्म बी ने 20,000 की क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा कर दी, फर्म सी ने जो है वो 15,000 की सप्लाई ज़्यादा कर दी। अब आपने क्या करना है, इनका सम ले लें। ठीक है, फर्म ए $3 पर यूनिट पर आपको 10,000 जो सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 10,000, और फर्म बी जो है वो $3 पर यूनिट के ऊपर आपको 30,000 सप्लाई दे रही है। ठीक है, 10,000 प्लस 30,000। फर्म सी जो है वो आपको $3 पर यूनिट के ऊपर 25,000 दे रही है। तो 25,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 ये 65,000 बन जाता है। ठीक है, 10,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000। तो आप देखें अपने राइट हैंड साइड पे आखिरी डायग्राम को, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जब प्राइस $3 हो गई तो आपका 65,000 जो है वो आपकी सप्लाई हो रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप मार्केट सप्लाई जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, इससे पहले कि हम आपको ये तफसीलन बताएं, देखिए आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं। ठीक है, मार्केट में जाते हैं तो आप किसी चीज़ को डिमांड करते हैं, मीन आपकी पावर भी होती है और विल भी होती है। ठीक है, सो प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर चीज़ बेचना चाहता है। ठीक है, सो अब आप ख़रीदार हो, वो बेचना चाहता है। ठीक है, तो अब आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो कि अगर आपने किसी से चीज़ खरीदनी है तो आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं कि जी मेरी पावर परचेज इतनी है, वो कहते हैं नहीं जी मैं इतने में बेचूंगा। अल्टीमेटली व्हेन बोथ ऑफ यू मीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मीन आप खरीदने वाले और बेचने वाले एग्री कर जाते हैं एक प्राइस के ऊपर, राइट। सो आप कहते हैं कि जी आप वो चीज़ आपको बेच देगा, आप वो चीज़ खरीद ले लेंगे, राइट। सो अब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल सप्लायर और मार्केट सप्लाई, ये आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि किस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होगी और कितनी क्वांटिटी जो है वो बिकी और ख़रीदी जाएगी, वो कौन डिटरमिन करता है, वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं, राइट। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। ठीक है, सो अब आपने मार्केट सप्लाई कर्व भी पढ़ लिया, मार्केट डिमांड कर्व भी पढ़ लिया। तो मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड कर्व दोनों को, एक नेगेटिवली स्लोप्ड है, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड है, डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट, राइट। सो दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को अगर आप एक्स एक्सिस पे गिराएंगे तो क्वांटिटी जो सोल्ड होगी वो पता चल जाएगी, वाई एक्सिस पे गिराएंगे तो प्राइस डिटरमिन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। सो एनीवे द ऑपरेशन ऑफ अ मार्केट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। खरीदार और बेचने वाले के दरमियान जो इंटरेक्शन है, ठीक है जी, वो मार्केट की इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करता है, राइट। द ऑपरेशन ऑफ अ मार्केट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। एन इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल। अब जरा गौर कीजिएगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो जाए, ठीक है जी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी बेसिक कंडीशन है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द मार्केट प्राइस टू चेंज, राइट। सो जब इक्विलिब्रियम हो जाता है अब कोई टेंडेंसी नहीं रहती। देखिए आप जरा गौर कीजिएगा, देखें जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं तो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो जाती है और प्राइस के अंदर चेंज की कोई टेंडेंसी नहीं रहती। इक्विलिब्रियम के अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, ज़रा गौर कीजिएगा। जब डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके अलावा दो और कंडीशंस भी सूरत हाल भी हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई, और एक हो सकती है सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड, और एक हो सकती है डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। वन, डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, टू, डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई, थ्री, सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। ठीक है, सो अगर सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड है तो एक्सेस क्रिएट हो, यानी एक्सेस होगा। ठीक है, जब एक्सेस होगी जो क्वांटिटी, तो फिर उसमें क्या होगा, जब देखें बिकने वाली चीज़ें ज़्यादा है और ख़रीदने वाले लोग कम है, इस तरह से समझ लें, एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, बेचने वाली, बिकने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है। ठीक है, सो क्या होगा, गौर कीजिएगा, प्राइसेस क्या करना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर
यानी कि चीज़ें ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम है, तो प्राइसेस में क्या होगा, कमी होना शुरू हो जाएगी। आप कोई भी रोज़मर्रा की कोई भी एग्जांपल ले लें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मसलन आप देखें कि अगर आप मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप शहर के अंदर मौजूद हैं, किसी टैक्सी स्टैंड के करीब मौजूद हैं, ठीक है, देयर इज़ लॉट ऑफ टैक्सी स्टैंडिंग राइट देयर वेटिंग फॉर कि समबडी हायर देम, राइट। सो आप गए हैं 10, 12, 15, 20 टैक्सीज खड़ी हैं और आप गए हैं लेने, तो वो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस पे ले जाएगा, राइट, जो नॉर्मल प्राइस, जो डिटरमिन प्राइस होगी। अब आप सोचें कि 10-12 लोग हैं और टैक्सी सिर्फ एक खड़ी है और वो ऑकवर्ड टाइम है, समवेयर इन मिडनाइट काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो अब आप गए हैं तो अब वो आपको अपना जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा प्राइस ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जो भी बंदा उसको ज़्यादा प्राइस देगा वो चला जाएगा। सो ये एक नेचुरल सा फिनोमेना आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, ठीक है। अब मैं ये इसी बात को इस तरह से आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है, तो प्राइसेस में क्या होगा, डिक्रीज होने की टेंडेंसी होगी, और अगर एक्सेस डिमांड होगी यानी कि खरीदार ज़्यादा और चीज़ें कम होगी तो प्राइसेस में इंक्रीज करने की टेंडेंसी होगी, और इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइसेस में चेंज की टेंडेंसी नहीं होती। सो जो तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई, आप किसी भी तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ज़रा गौर से देखिए तो आपको खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ऐसी बहुत सारे जो है वो चीज़ें हैं जो इस तरह से जो है वो प्राइस इक्विलिब्रियम में आती आपको नज़र आएंगी, ठीक है। जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, फिर प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है, जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा फिर प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है। ऑब्वियसली जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइसेस में डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, और जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है प्राइसेस में इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट। नाउ here we go, look at this, this is the demand curve, you आपको बड़े अच्छी तरह से फेमिलियर हैं इसके साथ। ये डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, ओके। नाउ only in equilibrium is quantity supplied equal to quantity demand. Equilibrium की condition क्या है कि where quantity demand is equal to quantity supply. So this is the demand curve, here we go, this is the supply curve. So this is the equilibrium point, right? So it's brown dot or mustard dot, I'm not very good with colors anyway, एक dot है, ये आपका equilibrium point बता रहा है, right? इसे एक्सेस पे गिराया तो equilibrium quantity मिल गई which is Q naught, y एक्सेस पे गिराया तो equilibrium price मिल गई which is P naught, right? Understand? अब आप देखें ये stable prices हैं, prices में change की tendency मौजूद नहीं है, stable prices equilibrium के ऊपर, right? अगर at any price level other than P naught the wishes of the buyer and seller do not coincide, right? तो buyer और seller जो है वो किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे, ठीक है। बल्कि बड़े मज़े का वो एक लफ्ज़ है जिसके जो आम तौर पे आपने सुना होगा, जब ये गलियों में लोग चीज़ें, कपड़े और चीज़ें बेचने आते हैं तो वो आम तौर पे अगर आप बहुत कम कीमत बता दें तो वो दुकानदार कहता है जी मुझे वारा नहीं खाता, ठीक है, और अगर आप कीमत दुकानदार बहुत ज़्यादा बता दे तो ख़रीदार कहता है जी मुझे वारा नहीं खाता, ठीक है जी। सो ये क्या होता है, द विशेज़ ऑफ बायर एंड सेलर डू नॉट कोइंसाइड, राइट, दोनों एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते। इसको हम अपनी ज़बान में, आई डू नॉट नो कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, मतलब हम पंजाबी में इसको जो है वो वारा कहते हैं। एनीवे, सो वेल लुक एट दिस, अगर P1 है, प्राइस P1 है, तो अब देखिए सप्लाई कितनी है, वो है QS1 और डिमांड कितनी है QD1। तो इट मीन कि ये सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सो ये कितना डिफरेंस है B और D के दरमियान, आप ज़रा गौर करें, B और D डिफरेंस जो है ये सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है। सो फिर अब क्या होगा, जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है फिर क्या होगा, प्राइस के अंदर कौन सी टेंडेंसी, डिक्रीजिंग टेंडेंसी, प्राइस P1 से कम होती 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 P नॉट पे पहुंच जाएगी, दोबारा इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी आगे, ठीक है। अब दूसरी सूरत जो आपको बताई थी, लुक एट दिस, राइट, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको नजर आ रहा है, प्राइस इक्विलिब्रियम P नॉट है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q नॉट है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, right, here we go. Excess demand or shortage is the condition that exists when quantity demand exceeded quantity supplied at the current price. Here we go, look at this, right, this is excess demand, right. अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, इसको शॉर्टेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड। पिछली स्लाइड में हमने एक्सेस सप्लाई आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक्सेस डिमांड यानी कि DB के बराबर, यानी डिमांड कितनी है QD1 और सप्लाई कितनी है QS1, ओके। सो डिफरेंस इज BD, ये क्या है
आपका एक्सेस डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है जी। तो अब प्राइसेस में क्या टेंडेंसी आना शुरू हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगी तो प्रोड्यूसर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई की तहत चीज़ को सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे P नॉट और Q नॉट इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़, ठीक है। हियर इट इज़ BD के बराबर जो है वो आपका क्या है, when quantity demanded exceeds quantity supplied, price tends to rise until equilibrium is restored or attained. Okay, here we go. तो आप देखें कि QD को डिमांड कम होती होती Q नॉट हो जाएगी। बल्कि डिमांड क्यों कम होगी, इसलिए कम होगी कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी डिमांड कम होती चली जाएगी, ठीक है। और सप्लाई क्यों बढ़ेगी, इसलिए कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और ये जो शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि डिमांड कम होती चली जाएगी, सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। इशू क्या था, इशू यही था ना कि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, इसी को एक्सेस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। और जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो इसी को तो शॉर्टेज बोलते हैं। जब ये ऐसी सूरत हाल होगी तो प्राइस में क्या टेंडेंसी होगी, इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की। इक्विलिब्रियम क्या है, वो P1 से ऊपर है P नॉट, यानी कि ज़्यादा है। तो प्राइस में क्या टेंडेंसी आ जाएगी, इंक्रीज़ करने की, ठीक है। जब प्राइस में इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी आएगी तो डिमांड पे क्या असर पड़ना शुरू हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और डिमांड QD1 से कम होती होती Q नॉट हो जाएगी। और प्राइस का सप्लाई पर क्या असर है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और सप्लाई QS1 से बढ़ती बढ़ती Q नॉट होगी। ये ब्राउन से जो एरोज हैं ये आपको डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। तो QD1 से एरो Q नॉट की तरफ और QS1 से Q नॉट की तरफ आ रहा है। अगेन यू कैन अटेन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। सो इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑटोमेटिक अगर एक्सेस हो, एक्सेस डिमांड हो तो फिर प्राइसेस में इंक्रीज होने की टेंडेंसी होती है और अगर एक्सेस सप्लाई हो तो प्राइसेस में डिक्रीज होने की टेंडेंसी है। जब एक्सेस सप्लाई हो, फॉर एग्जांपल, तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस में क्या टेंडेंसी आ जाएगी, डिक्रीज होने की। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होंगी, ठीक है जी, तो सप्लाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और डिमांड क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो तीन सूरत हाल मैंने आपको बताई। 1 that is equilibrium, 2 excess demand, 3 excess supply. In case of excess supply, prices have decreasing tendency. In case of equilibrium, where demand is equal to the quantity supply, then प्राइस स्टेबल होगी, ठीक है। इफ़ देयर इज एक्सेस डिमांड, इट मीन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस में इंक्रीजिंग टेंडेंसी होगी। तो एक्सेस डिमांड की सूरत में प्राइस इंक्रीज होकर इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस, और एक्सेस सप्लाई में प्राइस डिक्रीज होकर इक्विलिब्रियम सप्लाई तक पहुंच जाएगी। तो ये इस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ये मार्केट मैकेनिज्म इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। अब इस सिचुएशन को गौर से देखें तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, राइट। सो सप्लाई कितनी है, QS1, डिमांड कितनी है, QD1। तो आपको क्या नजर आया, BD के बराबर जो है वो एक्सेस सप्लाई, क्या है, एक्सेस सप्लाई है, ओके। हियर वी गो। एक्सेस सप्लाई और सरप्लस इज द कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी demanded at the current price, okay। now issue क्या है, एक्सेस सप्लाई और सरप्लस। जैसे कि एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज कहते थे ना, एक्सेस सप्लाई और सरप्लस जो है ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर की तरफ अगर आपकी प्राइस हो तो ये क्रिएट हो जाता है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, राइट। सो मैंने बताया जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, ठीक है, तो प्राइसेस पे क्या असरात होंगे, ठीक है। आप इसको आम जिंदगी के ऊपर अप्लाई करके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। मसलन अब अगर मौसम आ रहा है आम का, ओके, तो मौसम के इब्तदाई दिनों में अब चूँकि पंजाब के जो लोअर पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी आम पके नहीं होते, तो अलबत्ता सिंध में कई ऐसी जगह जहाँ पर आम
जो है वो मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर, नॉट अप्रैल लाइक मई के अंदर जो वो पकना शुरू हो जाते हैं, तो वो सप्लाई आना शहरों में शुरू हो जाती है। लेकिन लोग ज़्यादा ख़रीदार ज़्यादा होते हैं और सप्लाई जो होती है वो कम होती है, तो प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है जी। और अगर वो जैसे सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो प्राइस कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टेज और सरप्लस के कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझा। जब भी सरप्लस होगा तो प्राइसेस में कौन सा ट्रेंड होगा, डिक्रीज करने का, और जब भी शॉर्टेज होगी प्राइस में कौन सी टेंडेंसी होगी, इंक्रीज करने की। जो प्रेजेंट स्लाइड है जो बिल्कुल आपके सामने है, उसमें एक्सेस सप्लाई का कंसेप्ट आपको बताया गया, ठीक है। आप देखिए इधर, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस टेंड्स टू फॉल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड और अटेन्ड, राइट। सो प्राइस गिरती चली जाएगी वहाँ तक कि जबकि इक्विलिब्रियम अटेन कर। जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती चली जाएगी और डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली तब तक कि जब तक कि सरप्लस ख़त्म नहीं होके इक्विलिब्रियम आप अटेन नहीं कर। जब एक्सेस सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, सरप्लस नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हम जो है इक्विलिब्रियम में आ गए। तो दो किस्म के डिसइक्विलिब्रियम्स आपको बताए, ठीक है, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई को जो है वो सरप्लस बोलते हैं, एक्सेस डिमांड को शॉर्टेज बोलते हैं। इन केस ऑफ सरप्लस प्राइसेस हैव decreasing trend or tendency, decreasing tendency. In case of shortage जो है वो क्या है, जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। ये तब तक प्रोसेस होता रहता है। इन केस ऑफ सरप्लस प्राइस गिरती रहेगी तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाए या अटेन नहीं हो जाता, और इन केस ऑफ शॉर्टेज प्राइस बढ़ती चली जाएगी तब तक के इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जा सकता, तब तक कि जब तक कि शॉर्टेज ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, तब तक कि जब तक हम इक्विलिब्रियम अटेन या रिस्टोर नहीं कर पाते। ओके, सो आई होप कि मार्केट इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की आपको जो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। हियर वी गो। जैसे ही आपने देखा कि प्राइसेस P1 से कम होती P0 हो गई हैं, सो सप्लाई कम होती Q1 से Q0 हो गई है, और डिमांड जो बढ़कर Q0 हो गई। प्राइस के कम होने से ऑब्वियसली जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। प्राइस कम होती चली जा रही है, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और वो जो एक्सेस सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो एक्सेस सप्लाई का जो है वो गैप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब इस देखिए, हमने आपको दो चीज़ें पहले बताई थी, एक मूवमेंट अलोंग द डिमांड का और एक शिफ्ट की बात बताई थी, ठीक है। अगर वो ड्यू टू प्राइस होगा तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी, ठीक है, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा, और अगर शिफ्ट होगा तो चेंज इन डिमांड होगा या चेंज इन सप्लाई होगा। डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए तो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई होता है। अगर डिमांड कर्व के ऊपर ही आप मूवमेंट कर रहे हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई होता है, ठीक है जी। अब हम आपको ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर जैसे ये बात समझे। इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट देखिए। लुक एट, आपको दो डायग्राम्स आपकी जो है स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। दोनों डायग्राम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, राइट। सो सप्लाई और डिमांड के कर्व हैं वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको जो डिटरमिन हुई नजर आ रही है। वाई एक्सिस पे प्राइसेस होती हैं, एक्स एक्सिस पे डिमांड है। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये हम पहले बता चुके हैं। लुक एट दिस, द हायर डिमांड लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। तो डिमांड अगर हायर होगी, ठीक है, हियर वी गो, डिमांड जो है डी से डी डैश तक होगी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हियर वी गो, इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ओके, सो डिमांड के राइट साइड पे शिफ्ट होने यानी कि हायर हो जाने से दो काम होते हैं, प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है और क्वांटिटी सोल्ड भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दोनों काम आप ध्यान में रखिएगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है, प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि डिमांड कर्व आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए। आपको डिमांड कर्व के राइट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम में फ़र्क आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या फ़र्क आता है, प्राइस बढ़ जाती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या फ़र्क आता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लुक एट द सेकंड डायग्राम, राइट, ऑन योर राइट। Higher supply leads to lower equilibrium price and higher equilibrium quantity, right? Here we go. Supply higher हुई, right side पे शिफ्ट हुई, उससे क्या हुआ, prices कम हो गई, quantity ज़्यादा हो गई।
अब अच्छी तरह से याद रखिए, अगर डिमांड जो है वो हायर होगी तो उससे प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सप्लाई हायर हो गई, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो उससे फिर दो काम हो गए, लेकिन वो क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो डिमांड के बढ़ जाने से, डिमांड के राइट साइड पे शिफ्ट होने से प्राइसेस भी इंक्रीज और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जबकि सप्लाई के इंक्रीज हो जाने से प्राइसेस गिर जाती है और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई अब हम देखते हैं, राइट। तो बिल्कुल आपके सामने आइडेंटिकल दो डायग्राम्स हैं। Here we go. Lower demand leads to lower price and lower quantity exchanged, right? Here we go. Look at this. Diagram जो है वो आप में देखें, जो आपके लेफ्ट साइड पर जो है वो D से डिमांड का शिफ्ट होकर D डैश हो गया। अब ये शिफ्ट क्यों होता है, ठीक है, वो शिफ्ट ये होता है प्राइसेस के अलावा किसी और डिटरमिनेंट की वजह से। मुमकिन है फैशन चेंज हो गया हो, मुमकिन है वेदर चेंज हो गया हो, मुमकिन है नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो गए हो, ठीक है, मुमकिन है इसकी जो भी कमोडिटी का ये डिमांड कर रहा है उसके सब्स्टिट्यूट्स की प्राइसेस जो है वो कम हो गई हो, तो इसकी डिमांड कम हो गई हो अदर देन प्राइसेस। तो ये शिफ्ट हुआ अपने लेफ्ट साइड पे, राइट। सो हुआ क्या, डिमांड लोअर हुई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखिए ज़रा गौर से देखिएगा, इक्विलिब्रियम नया अटेन, आप नया इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है जी, प्राइसेस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी जो एक्सचेंज है, क्वांटिटी एक्सचेंज वो भी कम हो गई। सो वेल, पॉइंट अच्छी तरह से समझिएगा, अगर डिमांड कर्व जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, लोअर डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ, तो उससे दो काम हुए, प्राइसेस क्या हुई, कम हो गई, और डिमांड भी जो आपकी क्वांटिटी एक्सचेंज है वो भी कम हो गई, ठीक है। सो अगर इट मीन्स कि अब हम इस तरह से रहे, अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड हायर हो जाए तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, क्वांटिटी जो एक्सचेंज वो भी बढ़ जाती है, और अगर डिमांड जो है वो कम हो जाए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए डिमांड का, तो फिर उससे प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से बात समझ आ गई होगी। अब देखिए इस पैनल को, लोअर सप्लाई लीड्स टू हायर प्राइसेस एंड लोअर क्वांटिटी एक्सचेंज। लुक एट दिस, सप्लाई कब शिफ्ट हुआ आपके लेफ्ट साइड पे, इट मीन कि सप्लाई जो है वो कम हो गया। अब ये सप्लाई कम क्यों हुआ होगा, मे बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई हो, मे बी प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गई हो, राइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी वेज का भी इशू हो सकता है, वेजेस ज़्यादा हो गई हो, मीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगे हो गए हो, राइट। सो ये डिमांड का शिफ्ट हो गया आपका किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सॉरी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, इट मींस कि लोअर सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे देखें प्राइस इंक्रीज हो गई और जो क्वांटिटी एक्सचेंज है वो कम हो गई। आपने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि जब सप्लाई जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो प्राइस कम हो जाती है, क्वांटिटी जो एक्सचेंज है ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है मीन सप्लाई कम हो जाती है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि प्राइसेस बढ़ गई और सप्लाई जो है क्वांटिटी एक्सचेंज कम हो गई, राइट। सो आपको देखिए इस वक्त जो है वो हमने 4 ऑप्शंस डिस्कस किए, डिमांड बढ़ गई, डिमांड गिर गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई गिर गई, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन, अगर डिमांड हायर हो जाए प्राइस हायर हो जाती है, क्वांटिटी हायर हो जाती है, डिमांड लोअर हो जाए प्राइस लोअर हो जाती है, क्वांटिटी लोअर हो जाती है, और अगर सप्लाई हायर हो जाए प्राइस लोअर हो जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, और सप्लाई जो है वो लोअर हो जाए प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी एक्सचेंज डिक्रीज हो जाती है। तो अच्छी तरह से ये रिलेशनशिप जो ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज का मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी एक्सचेंज में इंक्रीज और डिक्रीज का जो मैग्नीट्यूड है वो स्लोप, जो डिमांड और सप्लाई कर्व की स्लोप्स जो है वो डिटरमिन करती हैं, ओके। नाउ हियर वी गो, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस, राइट। अब हमने इंक्रीज डिक्रीज के बाद हम रिलेटिव की तरफ देखेंगे, राइट। हियर वी गो, लुक एट योर स्लाइड्स, यू नो, इस स्लाइड के ऊपर 2 आइडेंटिकल डायग्राम्स हैं, हम आप जो लेफ्ट वाली है पहले वो डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो गई और डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हुई और डिमांड डिक्रीज हुई। हियर वी गो, सप्लाई जो डिमांड डिक्रीज हो गई और सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब नया इक्विलिब्रियम देखें कहाँ पे बनेगा, हियर इज द न्यू इक्विलिब्रियम। उससे क्या हुआ, प्राइसेस गिर गई और क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, प्राइसेस गिर गई क्वांटिटी बढ़ गई। अब ये एक सूरत ये भी हो सकती है कि जितनी डिमांड गिरी है
अगर उतनी ही सप्लाई बढ़ जाती, एग्जैक्ट उतनी ही अगर सप्लाई बढ़ जाती जितनी डिमांड गिरी है, ठीक है, तो उससे क्या असर, आप ये ट्राई कीजिएगा, जितनी डिमांड गिरी है सप्लाई उतनी बढ़ जाए, राइट, तो उसको ड्रॉ करके देखिएगा प्राइसेस और क्वांटिटी पे क्या असरात पड़ते हैं, ठीक है। इन द केस जो आई एम डिस्कसिंग उसमें यह कि डिमांड गिरी है लेकिन कम गिरी है, सप्लाई बढ़ी है लेकिन ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है, तो उससे प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई और क्वांटिटी एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज़ हुई, लेकिन इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी कि प्राइसेस गिरी हैं। ओके, नाउ हियर वी गो, अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए और डिमांड डिक्रीज़ हो जाए फिर क्या होता है, हियर वी गो, सप्लाई इंक्रीज़ हुई और डिमांड डिक्रीज़ हुई, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। वो पहले जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम थी उसमें सप्लाई जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, डिमांड कम डिक्रीज़ हुई थी। अब रिलेशन वही है कि सप्लाई इंक्रीज़ और डिमांड डिक्रीज़, लेकिन अब जब जो डिमांड है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है और सप्लाई कम इंक्रीज़ हुई है, तो अब देखें अब क्या हुआ, हियर वी गो, प्राइसेस भी कम होंगी और क्वांटिटी एक्सचेंज भी कम हो गई, ठीक है। आपने गौर किया, ये नहीं कि ये जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज है ना, ये भी जो डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन प्राइसेस एंड क्वांटिटी एक्सचेंज है उसको भी डिटरमिन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया इन बोथ केसेस, देखें सप्लाई बढ़ाई और डिमांड गिराई इन बोथ केसेस, राइट, बट इन फर्स्ट केस डिमांड जो है वो कम गिराई और सप्लाई ज़्यादा बढ़ाई, एंड इन द अदर केस हमने सप्लाई जो है वो कम बढ़ाई और डिमांड ज़्यादा गिराई। तो इन फर्स्ट केस हमने देखा प्राइस गिर गई और सप्लाई क्वांटिटी एक्सचेंज जो है वो बढ़ गई, इन सेकंड केस प्राइसेस भी गिर गई और क्वांटिटी एक्सचेंज भी गिर गई। ओके, सो इट मीन्स कि ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड है, इट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। ओके, the relative magnitude of change in supply and demand determines the outcome of the market equilibrium, right? Here we go. Now try to look at the your slides and you will see that there is two identical diagrams there, right, and showing the equilibrium conditions and telling us that the equilibrium price is P naught, equilibrium quantity is Q naught, on x-axis it is quantity and on y-axis it is price. These are two identical diagram in front of you now. Here we go. Supply increase हुई हमने की और supply increase जो है greater than increase in demand है। अब क्या होगा, supply increase है, ठीक है, और इंक्रीज दोनों में हो रही है, लेकिन सप्लाई की इंक्रीज जो है वो ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड है। ये भी डिमांड भी इंक्रीज हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, लेकिन हुआ क्या, द इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, राइट। सो अब मैग्नीट्यूड सप्लाई का इंक्रीज होने का ज़्यादा है और डिमांड के इंक्रीज होने का कम है, तो नया इक्विलिब्रियम ये अटेन हुआ, प्राइसेस कम हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइसेस थोड़ी कम हुई, क्वांटिटी एक्सचेंज ज़्यादा इंक्रीज हुई। ओके, नाउ सेम रिलेशनशिप देखें, अब डिमांड की इंक्रीज जो है वो सप्लाई के इंक्रीज से अगर ज़्यादा हो, उसके उलट, ठीक है, रिलेशनशिप एक ही है, रिलेशन सप्लाई दोनों में सप्लाई भी बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। इन फर्स्ट केस जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें हमने सप्लाई बढ़ाई लेकिन डिमांड से ज़्यादा बढ़ाई, ठीक है, जितनी डिमांड बढ़ी उससे सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, और जो राइट हैंड साइड पे आपका जो डायग्राम है उसमें देखें कि डिमांड इंक्रीज़ हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन डिमांड की इंक्रीज़ का मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा है सप्लाई के इंक्रीज़ से। हियर वी गो, लुक एट दिस, सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, राइट, हियर वी गो, डिमांड इंक्रीज़ हुई है, लेकिन सप्लाई से डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। नया इक्विलिब्रियम देखें, हियर वी गो, न्यू इक्विलिब्रियम, और इसमें देखें कि प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी जो है वो एक्सचेंज वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। सो आपने गौर किया कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस जो हैं वो आपकी मार्केट के आउटकम को किस तरह से जो है वो डिटरमिन करते हैं। व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड बोथ इंक्रीजेस, क्वांटिटी विल इंक्रीज बट द प्राइस मे गो अप और डाउन, राइट। ओके, अब हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स जो है वो ड्रॉ करके आपके सामने बताएंगे, दिखाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो डिटरमिन करते हैं मार्केट के आउटकम। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये डायग्राम देखते हैं, क्वांटिटी और प्राइस, ये मैग्नीट्यूड आप देखिएगा, ये आपका डिमांड का है और ये सप्लाई का। अब अगर डिमांड में ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैंने सप्लाई में जो है वो कमी कर दी,
सप्लाई कम हो गई, ठीक है, एस डैश हो गई। अब जिस कदर सप्लाई में जो है वो कमी हुई, उसी कदर अगर डिमांड में उसी मैग्नीट्यूड की कमी आए, ठीक है, तो आप देखें कि क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, ठीक है। अब देखें प्राइस सेम है जबकि क्वांटिटी कम हो, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर जिस मैग्नीट्यूड से आप इंक्रीज कर रहे हैं उसी मैग्नीट्यूड से आप डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक जब दोनों एक ही मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो रहे हैं, देखा है आपने कि उससे प्राइस पे कोई चेंज नहीं आई। अगर आप देखें ये आपकी डिमांड और ये आपकी सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। नाउ डिमांड में इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, और जितनी डिमांड में इंक्रीज की उतनी ही सप्लाई में मैंने डिक्रीज आ गई, नया इक्विलिब्रियम ये बन गया। अब आप देखें कि प्राइस जो है P1 हो गई, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आई। आपने देखा कि जब मैंने सप्लाई कम की और डिमांड बढ़ाई, और उसके सप्लाई के कम होने का और डिमांड के बढ़ने का मैग्नीट्यूड एक ही है, जितनी सप्लाई कम हुई उतनी ही डिमांड बढ़ गई। सो इस सूरत में आपने क्या देखा, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है और जो क्वांटिटी वो एग्जैक्ट सेम वही रही। अब देखिए कि अगर हम एक और ऑप्शन देखते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी, ये आपकी प्राइस, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि सप्लाई जो है वो बढ़ा रहा हूं, एस डैश कर दी, ठीक है, और जो डिमांड कर्व है वो डिमांड है उसी में गिरा रहा हूं, ठीक है, कम कर दी। सो नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, उससे प्राइसेस पे क्या असर पड़ा, कम हो गई, जबकि इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क, क्वांटिटी एक्सचेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अगर एक ही मैग्नीट्यूड से सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा की जाए तो सिर्फ प्राइसेस जो है इंक्रीज होती हैं, ठीक है, और अगर एक ही मैग्नीट्यूड से सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम की जाए तो सिर्फ प्राइसेस ही चेंज होती हैं। और अगर इन दिस केस आपने देखा कि जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा की थी तो प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, और इन दिस केस जब हमने जो सप्लाई को ज़्यादा और डिमांड को कम किया था एक ही मैग्नीट्यूड से, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि प्राइसेस सिर्फ कम हुई और इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। और इसी तरह से आप देखें कि अगर ये आपकी सप्लाई और ये आपकी डिमांड, ओके, ये आपका इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम डिमांड को भी इंक्रीज करते हैं और सप्लाई को भी हम जो है वो इंक्रीज करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ये भी डिमांड और सप्लाई भी दोनों इंक्रीज किया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, नया इक्विलिब्रियम ये बन गया। तो अब आपने देखा कि प्राइस पे कोई फर्क पड़ा, नो, प्राइस इज सेम, सिर्फ क्वांटिटी पे चेंज हुआ। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों एक ही मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो तो प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंक्रीज क्या होगी, क्वांटिटी, राइट। इसी तरह से अगर डिमांड और सप्लाई एक ही मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो तो देखिए ये क्वांटिटी तय होगी और ये प्राइस तय होगी, ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ, जिस मैग्नीट्यूड से सप्लाई कम की उसी मैग्नीट्यूड से डिमांड कम की, डी डैश कम की और सप्लाई जो है वो भी कम की, एक ही मैग्नीट्यूड से, नया इक्विलिब्रियम ये बन गया। तो इन दिस केस आपने देखा कि क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है।
सो अगर डिमांड और सप्लाई एक ही मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो तो प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाती है। और अगर डिमांड और सप्लाई एक ही मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो तो उससे याद रखिएगा आपकी प्राइस पे फिर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, जनरेट किए जा सकते हैं। आप उन आंसर्स को देखिएगा, आप उन डिफरेंट ऑप्शंस को ड्रॉ कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से मार्केट आउटकम्स पर ये मैग्नीट्यूड्स असरअंदाज होते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह जो है वो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और हम आपको ये बताते चलें कि हमारा डिमांड और सप्लाई का जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह से हमने आपको बता दिए। आगे जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे और हम इन द एंड हम इन्हें मैथमेटिकली डिराइव करना भी आपको सिखाएंगे और किस तरह से मैथमेटिकल हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको जो है वो मार्केट सप्लाई समझाई, आपको इंडिविजुअल सप्लाई का सम करके मार्केट डिमांड सप्लाई बनाना सिखाई, किस तरह से जो है लॉ ऑफ सप्लाई बताया, फिर ये बताया कि कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। राइट, इसके साथ साथ हमने जो मूवमेंट अलोंग द एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई का भी बताया। ठीक है, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का डिफरेंस बताया, इक्विलिब्रियम अटेन करना आपको सिखाया कि किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है और फिर इक्विलिब्रियम के अंदर अगर चेंजेस डिमांड और सप्लाई में आए वो किस तरह से मार्केट के आउटकम को जो है वो पर असरअंदाज होती हैं। तो ये सारी बातें आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।